हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरडीजी क्लासेस में स्वागत है। सो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड, हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें दे रहा है पहला प्रश्न में। इसके 5 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और तीसरा है 5005, फिर है 7429, मतलब 7429 है। इसमें हम पहले प्रश्न का हल करते हैं। तो हम पहले प्रश्न को ले लेते हैं। यहाँ पर हल में पहले प्रश्न को ले लेते हैं और 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर लिख देते हैं। पहले में 140 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर, अर्थात 140 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। इसको अगर 2 बार में काटे तो हो जाएगा 70, अब फिर 2 बार में काटे तो हो जाएगा आपका 35। 35 आपका कटेगा किससे? 35 कटेगा 5 से। 5 सत्ते 35, अब 7 करने 7, अर्थात जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको क्या करिएगा, वृक्ष गुणनखंड या गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके इसको आप सॉल्व करिएगा, जिसको हम साइड में बताते हैं। आप यहाँ पर लिखिएगा 140, इसको 2 से भाग दीजिएगा और जो आएगा वो वहाँ इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसको साइड में लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। फिर हो गया आपका 70, फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा तो फिर हो जाएगा आपका 35। फिर इसको अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अभी 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो इसको 5 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 7। और 7 को जब 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा। तो जो ए हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, जो कि अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में हो गया। सो फ्रेंड, इसके हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं, जो कि दे रहा है आपका 156। तो हम लिखेंगे क्या, 156 को की ना लिखे, को लिखे तो अच्छा रहेगा, को अभाज्य गुणनखंड करने अभाज्य गुणनखंड करने पर। सो फ्रेंड, 156 है, 157 नहीं है, 156 है, तो 1 5 6 को अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये 2 से कटेगा। सो फ्रेंड यस, 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे। इसका भी लिख देते हैं साइड में हम, ताकि समझने में आसानी रहे। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 156 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 2 सत्ते 14 और 1 2 8 16। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हो गया, 1 बचा 2 9 18, 2 9 18 हो जाएगा। अब फिर इसको हम, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 3 करने 3 3 3 का 9, अब ये 13 से ही कट जाएगा, आ जाएगा 1। अर्थात जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अर्थात इसको हम लिख सकते, कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका जो हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब इसके हम तीसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो जो तीसरा पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, उसको देखिएगा। तीसरे पार्ट में दे रहा है 3825, अर्थात 3825 दे रहा है। तो लिखेंगे 3825 को अभाज्य गुणनखंड करने पर। सो फ्रेंड, इसको भी हम अगर समझे तो यहाँ पर ले रहे हैं 3850 को,
3850। क्या है, 2 से कटेगा तो जो फर्स्ट डिजिट है लास्ट का, मतलब इकाई स्थान है, अगर ये 2 0 2 4 6 8 अगर रहता तो 2 से कटता है, लेकिन ये इकाई का स्थान 2 नहीं है। अगर इसको 3 से चेक करें तो इन संख्याओं को जोड़ें, अगर वो संख्या जो जोड़ा गया संख्याएं है वो आता है, जो भी आता हो, अगर वो 3 से कटता है तो जो बड़ी संख्या दी रहेगी ये भी 3 से कटेगी। तो इसको हम जोड़ते हैं, तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, अर्थात 18 जो है 3 से कटेगा। इसका मतलब है ये जो संख्या दी हुई है ये 3 से कटेगी, तो इसको हम 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो एक कितना आ जाएगा, इसको देखिएगा, 3 एक 3 और 3 दूना 6, दिख रहा है फ्रेंड्स ना? यस। तो 3 एक 3, 3 दूना 6 और 2 बचा तो 2 2 22 हो गए, 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम फिर 3 से काटेंगे, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा और एक आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, अर्थात 3 पचे 15। अब 15 हो गया। अब क्या 3 से कटेगा, इसको फिर से जोड़ते हैं, तो 4 2 6, 6 5 11, जो कि 11 हमारा 3 से नहीं कटता है, तो 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से काटेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट जो होता है, अगर 4 से कट सकता है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 है, जो कि 4 से नहीं कटेगा। तो इसको हम 5 से चेक करते हैं, तो 5 से जब चेक करते हैं तो इसका देखते हैं इकाई स्थान, अगर 0 है या 5 है तो वह संख्या जो है वो 5 से कटती है। तो इसको हम 5 से काट रहे हैं, अब देखें कितना आ रहा है। तो 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 5 अठे 40 और 5 पचे 25, फिर ये कटेगा 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 गने 5, 5 सते 35, अर्थात अभी जो 17 है ना, ये 17 जो है, अब 17 खुद 17 से ही कट जाएगा, 17 जो हो गया 1 हो गया, अर्थात जो ये 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे जो 17 है, ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे। तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, 3825 को अब हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात इसके 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 क्योंकि 2 बार है, और गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। ये हो गया हमारा अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में, इसको हमने व्यक्त कर दिया। अब हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जो चौथा प्रश्न है फ्रेंड, वो है हमारा कितना, 5005। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह हमने गुणनखंड वृक्ष से इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखेंगे, और ये जो संख्या है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा 5 से शायद कटेगा, तो इसको लिखेंगे हम क्या फ्रेंड, 5 से काटते हैं, देखते कितना आता है। तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकाने 5, 0 0 1। अब ये जो संख्या है फ्रेंड वो अब आपका कटेगा 7 से, तो 7 एकाने 7, 3 हो गया, 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 28 हो गया। 28 में से अगर 30 में से 28 कटेगा तो 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 5 7 त्रिका 21, 143 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब 143 हो गया फ्रेंड, तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 143 को अब हम किससे काटेंगे। अब 143 जो होगा उसको हम देखिए 7 से काटते हैं, कट जाएगा, तो 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, इसको अब हम काटते हैं 11 से, शायद 11 से कट जाए। तो 11 से देखिए काटते हैं तो क्या होता है, तो 11 करने 11 और 11 करने 11, अब बचा कितना 3, अर्थात 33 हो गया। अब 11 मतलब 11 तिहाई 33, तो 33 से 33 कट जाएगा। अब जो 13 है वो 13 से ही कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 1, अर्थात 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 जो हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या हम, इसको लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
13। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में लिखने के लिए हमें जो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं उसमें कोई एक ही अंक 2 बार आता है, तो उसको हम एक मतलब एक ही लिखते हैं, उसके उसके घात जो है बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गया। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है फ्रेंड, वो इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न का सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कठिन भी है। तो इस चीज को हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। अब इसका जो है कितना है, 74,7,429 है। ठीक है फ्रेंड, इसको अब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड। इसको हम यहीं पर लिखते हैं, जगह तो है नहीं, तो इतने स्पेस में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या इसको, 7425। इसको हम देखिए काटने की कोशिश करते हैं। इस संख्या को हम काटेंगे डायरेक्ट 17 से, जो कि आपका कट जाएगा 437 बार में। फिर इसको हम काटेंगे फ्रेंड्स आपको 19 से, तो ये आपका कट जाएगा, वो कटेगा आपका 23 बार में। अब 23 जो है एक खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको भी 23 से काटेंगे, क्योंकि 23 को कोई और संख्या नहीं काट सकती है। तो इसको हम 23 से काटेंगे, जो कि 1 आ जाएगा। तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इसको क्या लिखेंगे, 17 गुणे 19 गुणे 23। यही प्रश्न थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इतना भी कठिन नहीं था कि हम इसको लिख नहीं सकते थे। इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे। पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है। फ्रेंड, इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम की जानकारी नहीं है तो इसकी हमने वीडियो बना दिया है। इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, हम थोड़ा बहुत यहाँ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे, ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालते वक्त कोई भी परेशानी न हो। फ्रेंड, हम इसके पहले भाग को हल करते हैं, जिसमें दे रहा है पहला भाग में हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, हल। जिसमें पहला भाग दे रहा है फ्रेंड्स इसका 26 और 91। तो हम 26 और 91 का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और फिर हम आपको एचसीएफ का एलसीएम की परिभाषा और एचसीएफ की परिभाषा बताकर उसका मान लिख देंगे। फ्रेंड, इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखने से पहले हम इसको गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करेंगे, ताकि इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने को हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने में हमें कैसे मदद मिलेगा। इसका हम 26 को देख लीजिए क्या लिख सकते हैं। 26 को अगर हम 2 से काटे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 13 हो जाएगा। और फिर 13 को अगर हम काट दें तो 1 आ जाएगा, अर्थात जो 26 का हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। इसी प्रकार अगर हम 91 को देखें तो 91 हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो फ्रेंड्स 3 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा। तो देख लेते हैं, तो 7 करने 7, 7 अच्छा 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा तो कितना बार कटेगा, 7 करने 7 और 7 तरीका 21, 13 बार में कट रहा है, और 13 बार में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, अर्थात जो 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 गुणे 13, अर्थात जो इसमें अब इसका हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ। इसका अब हम एचसीएफ लिख देते हैं। तो एचसीएफ हमने आपको बताया था, परिभाषा जो होता है वो होता है आपको संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अर्थात जो हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा है 26 और 91 का, उसका उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ में कह रहा है
कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इसमें जो 13 जो है वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का कभी भी आपके दिमाग में अगर उभयनिष्ठ आए तो ये न जान लीजिएगा, उभयनिष्ठ कभी भी एक एक मतलब एक व्यक्ति में नहीं की जा सकती है उभयनिष्ठ। दो चीज़ों का ही अंतर देख के हम कॉमन बता देंगे, हाँ कि इन व्यक्ति और उन व्यक्ति में क्या कॉमन है, और उसी कॉमन को हम बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। तो इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब 26 के अभाज्य गुणनखंड में और 91 के अभाज्य गुणनखंड में जो 13 है वह उभयनिष्ठ है। तो जो इसका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13। इसी प्रकार अगर एलसीएम निकालें हम तो एलसीएम किसे कहते हैं, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है वो होता है हमारा एलसीएम, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो लघुत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, और संबद्ध मतलब सभी संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल जो होता है वो हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 × 7 × 13। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 7×2 = 14, 14 × 13, और ये हो जाएगा आपका 3 × 4 = 12 को 2, और 3 × 3 और 4 × 3 × 3 और 4 × 4 और 4 × 3 = 7 और 7 × 1 = 8 और 1 × 8 182 हो गया। अब इसकी हमें जांच भी करनी है, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है HCF × एलसीएम के बराबर है या एलसीएम × HCF के बराबर है। तो इस दोनों संख्याओं का हम गुणनफल कर लेते हैं। लिखेंगे क्या, जांच जांच करने पर देखते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 26 × 91 बराबर कर देना है कितना, हमें इसका HCF मिला है 13 इसका एलसीएम मिल गया हमें कितना, 182। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 6 और 1 2 2 और 6 9 63, 9 6 54 और 54 2 हो जाएगा आपका 54 और 2 56, 56 को 6 और हो जाएगा आपका 9 के 9 दूना 18, 9 के 9 दूना 18, 18 और 5 8 5 18 5 23, ये हो जाएगा 23, और इसका भी जो हो जाएगा उतना ही होगा 23 66। एक बार और हम गुणा करके देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं किया है। तो ये हो जाएगा 6 × 6 तो 6 हो गया। आप 6 का 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो गया, और 9 का गुणा करेंगे 6 में तो 9 6 = 54 और 54 2 56, 56 को 6 हो गया, और 9 के 9 दूना 18 और 8 5 13, 13 मतलब 23, मतलब 18 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 23, अर्थात 23 और 66 जो हो जाएगा इधर हो गया। तो जो इधर होगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है बराबर का ही होता है, तो जो इधर होगा वो भी यही होगा। गुणा करके आप देख लीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए हम इसके दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं, जिसमें दे रहा है आपका 510 और 92। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कहीं किनारे, ये सब ड्राफ्ट वर्क है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर 510 का अब वृक्षखंड मतलब गुणनखंड वृक्ष से का प्रयोग करके इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो ये 2 से कटेगा तो स्वाभाविक है 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 5 10 और 2 5 10। अब इसको हम 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट जो डिजिट है वो 5 आ रहा है। अगर हम 3 से चेक करें तो 3 से चेक करने की क्या तरकीब होती है कि इन संख्याओं को जोड़ें, और जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर वो 3 से कट रही है तो ये संपूर्ण संख्या 3 से कटेगी। तो इसको जोड़ते हैं, कितना आता है, तो 5 2 7 और 7 5 12, 7 4 11, 7 5 12, जो 12 है वो 3 से कटेगा, अर्थात ये संपूर्ण संख्या जो है वो 3 से कटेगी। तो आप इसको हम 3 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा 3 8 24 और 3 8 24 और हाथ में आ गया 1 और ये हो जाएगा 15, 3 5 15।
अब फिर 3 से कटेगा तो 8 5 13, अब 13 आ रहा है, अर्थात ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 13 जो है 3 से नहीं कटता है, तो जो 85 होगा ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको हम काटेंगे किससे? 5 से। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो 5 करने 5, 5 करने 5, और ये आ जाएगा आपका 3 हासिल, तो ये हो जाएगा 35, और तो 5 सत्ते 35, 17 बार में कट जा रहा है। अब ये 17 बार, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से कट जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा। तो इसका जो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार हम 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे वृक्षखंड गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से। तो हम लिखेंगे इधर क्या? 92, 92 2 से कटेगा, तो हाँ 2 से कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना बार में कट जाएगा? तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 12 हो गया, तो 2 चौका 12। फिर इसको 2 से काटते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तीन 6, 23 आ गया। अब 23 जो है अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से कटेगा, तो ये आ गया आपका 23। ठीक है फ्रेंड, अभी इसका हम लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें HCF की परिभाषा बताई थी कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, जो प्रत्येक मतलब सभी संख्याओं में जो हो प्रत्येक हो और उभयनिष्ठ भी हो। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, इसको अभी इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुणे 23, अर्थात जो हमारा HCF हो जाएगा फ्रेंड्स। HCF वो हम बोले थे, क्या बोले थे? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अर्थात 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो ये क्या है? उभयनिष्ठ भी है, लेकिन हमें इसमें क्या लिखना है? सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखना है, अर्थात 2 के पावर 1 जो हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि और कुछ हमें कॉमन इसमें दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। सो हमारा HCF जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से LCM हम निकाल लेते हैं। तो LCM जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका, LCM की जो परिभाषा होती है, संख्याओं में संबद्ध, मतलब सभी का बात कर रहा है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। अर्थात यहाँ पर अगर 2 की घात 1 लिए हैं, तो यहाँ पर 2 का घात 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 17 गुणे 23, सभी संख्याओं की बात की जाती है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, ये हो गया 60। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, किसका गुणा कितना आता है। तो इसका जो गुणा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका 7 त्रिका 21, और हो जाएगा आपका कितना? 7 त्रिका 21, हाथ में अगल 2, और ये हो जाएगा 3 3 एकने 3, और 7 के 7 गुना 14, और 14 3 हो जाएगा आपका कितना? 14 और 3, फिर से करते हैं फ्रेंड, देखिएगा कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 त्रिका 21, 21 को 1, और ये हो जाएगा आपका किनारे वाला किनारे से होता है, तो 3 एकने 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 के 7 गुना 14, और 14 3 17, और 17 2 19, 19 को हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 एकने 2, 2 एकने 2, और हासिल आया था 1, अर्थात ये हो जाएगा 391। ठीक है फ्रेंड, अब इसका हम गुणा जब करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। ये हमारा LCM है फ्रेंड्स। तो LCM जो हो जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा। अच्छा 1 करने 6, 6 नवा 54, 54 को 4, हाथ में आयल 5, और 6 त्रिका 18, 18 5 23, 18 5 23, जो इसका LCM हो गया फ्रेंड्स, इतना हो गया। सो इसका हम अब लिखते हैं, जांच करने पर जांच करने पर, तो जांच करने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 510 गुणे 92 बराबर हो जाएगा क्या आपका? HCF
एफ गुणे LCM। सो फ्रेंड, आप इसकी जांच कर लीजिएगा, हमने आपको सारे मान निकाल दिए हैं, आप इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नहीं करने आएगा तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, हमने दूसरे प्रश्न का सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। जो कि फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न जो है वो आपका दे रहा है, वो दे रहा है आपका कितना, 336 और 54 दे रहा है फ्रेंड्स। तो इसका भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका भी हम लिखेंगे गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके, इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 336 जो है हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो कितना बार कटेगा, तो 2 एक अन्य 2 और एक हाथ लगे 13 हो गया, 2 6 का 12 और 2 8 16, 168 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम काटेंगे कितना से, इसको भी हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8 हो गया, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 2 2 चौका 8, 2 दूना 4, 42 हो गया। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2, 21 हो गया। अब ये जो है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है इसका 1 है, तो ये अभी 3 से कटेगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 3 से कट रही है। 2 1 3, 3 जो है 3 से कट जाएगा, तो इसको हम 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। अभी इसको हम 7 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, कितना आता है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 2 एक बार 3 है और एक बार 7 है। तो इसको और किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7। सो फ्रेंड इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, किसके प्रयोग से, गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से। इसको हम लिख देते हैं 54। अब इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। अब इसको हम कितना बार में काटेंगे, 3 बार में काटेंगे, क्योंकि 27 2 से नहीं कटेगा, तो 3 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 3 3 3 9 27, 9 बार में कटेगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 3, फिर 3 से काट देंगे, ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है फ्रेंड, तो जो आपका 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा HCF हो जाएगा, HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ। जो इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, इसमें जो भी उभयनिष्ठ संख्या है और उसकी सबसे छोटी घात की संख्या है उसी को हम लेंगे। सो फ्रेंड, इसमें छोटी घात 2 के पावर जो सबसे छोटी घात है वो कितना है आपका, और यहाँ पर भी है, तो 2 के सबसे छोटी घात कितनी है, जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 के पावर 1 जो है दोनों में है, अर्थात जो हमारा HCF हो जाएगा ये हो जाएगा 2 के पावर 1 का गुणा, और इसमें भी 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 3 है, तो जो 3 के पावर 1 है उसको ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा यहाँ से HCF हो जाएगा वो 2 3 6 6 जो हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम LCM लिखे फ्रेंड्स, तो जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो जो 2 के पावर जो 4 हो जाएगा वो हो जाएगा। अब 3 के पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 के पावर 1 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, 3 के पावर हम 3 को ले लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है वो लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो 3 के पावर 3 हो गया और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब 2 के पावर 4 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2, या ऊपर दिया हुआ है तो इसको देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 3, 3 के पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 27 गुणे 7। ठीक है फ्रेंड्स।
ये हो जाएगा कितना आपका 16, 27 गुणे 7 जो हो जाएगा आपका कितना होगा, इसको हम करते हैं। देखिए इसको अगर हम 7 का गुणे 6 में करें तो 7 6 का 42, 42 को 2, अब हो जाएगा 7 एकने 7 और 6 दूना 12, 12 7 हो जाएगा 19, और 19 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23, 23 को 3 हाथ में आ गया आपका 1, और 2 एकने 2, 2 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात 432 गुणे 7, इन दोनों संख्याओं का गुणा किए हैं तो 432 आ गया। आप 7 से इसमें गुणा कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 7 के 7 दूना 14 को 4, 7 त्रिका 21, 7 के 7 दूना 14 को 4 हो गया, 7 और 7 त्रिका 21, 21 1 22 हो गया, 7 7 चौका 28, 28 2 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आ गया। अब इसका हमें जांच करना है। जांच क्या करना है, लिखते हैं जांच करने पर। तो जांच में हम कर देते हैं इसको। तो जो इसका हो जाएगा HCF गुणे LCM बराबर जो संख्याएं दी थी वो कितनी दी थी, तो 336 गुणे 54। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो हमारा HCF था वो कितना था, तो HCF था हमारा 6 और LCM था हमारा 30 24 बराबर था। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। इसका जो गुणा हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 1844, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 18,144 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, गलत मैंने बोला। तो इसका जो भी गुणा होगा वो भी आपका इतना ही आएगा, 18,144, 18,144। हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जिसमें 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं कह सकते हैं। अब पहला भाग में दे रहा है 12, 15, 21 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और दूसरे प्रश्न में दे रहा है 17, 23, 29, और तीसरा जो है हमारा 8, 9, 25। सो फ्रेंड आइए हम इसके पहले प्रश्न का हल करते हैं। इसमें लिखेंगे हल में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो इसको हम 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, तो जो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 15 का लिखें तो 15 का लिख सकते हैं 3 क्रॉस 5, और फिर 21 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा HCF हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा कि HCF जो होता है फ्रेंड्स संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका HCF। अर्थात इन जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हम संख्याओं का, उसमें 3 जो है उभयनिष्ठ है और सबसे छोटी घात का लेना है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि 3 के पावर यहाँ पर 3 होता और 3 के पावर यहाँ 2 होता, तो हम 3 के पावर 3 को स्किप करके 3 के पावर 2 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे कम घात वाला जो है 3 के पावर 1 है और क्या है, उभयनिष्ठ भी है। अर्थात अब अभाज्य गुणनखंड में जो है 3 उभयनिष्ठ है, अर्थात जो HCF हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा आपका 3। बट LCM क्या होगा फ्रेंड, तो LCM की जो परिभाषा होती है फ्रेंड्स उसको भी हम एक बार बता देते हैं। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है फ्रेंड्स वो होता है LCM। अर्थात यहाँ 2 के पावर 2 है तो 2 का पावर 1 ना लिखे, यहाँ लिखेंगे हम 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 के पावर 2 हो जाएगा।
4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, और जब 60 का गुणा हम 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 420। कैसे? क्योंकि 60 था तो 7 6 का 42 और जीरो जो था वो लास्ट में चला जाएगा, अर्थात 420 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। सो फ्रेंड, हम दूसरे प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न का जो हल होगा फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार होगा। इसमें भी हम लिखेंगे वही हल लिखेंगे और लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर तो इसमें जो दे रहा है संख्या वो दे रहा है आपका 17। तो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा फ्रेंड्स वो 1 गुणे 17 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करें तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम 1 गुणे 17 लिख दे रहे हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि जब HCF हम देखेंगे तो HCF में कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं होगी, और किसी संख्या में अगर कोई मतलब किसी अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई कॉमन नहीं होता है तो उसमें जो होता है एक कॉमन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अब किसका लेना है हमें? 23 का, क्योंकि जो ये दे रहा है संख्या सारे अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो इनका जो इनका अभाज्य गुणनखंड होगा वो खुद होगा, या तो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। तो 1 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? वो खुद हो जाएगी। अब फिर कितना दे रहा है? 29, तो ये भी हो जाएगा। बट यहाँ पर जो HCF हो जाएगा फ्रेंड्स उसको ध्यान दीजिए, HCF आपका हो जाएगा 1 और एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? 17 गुणे 23 गुणे 29। इसको आप कर लीजिएगा। इसका जो आ रहा है फ्रेंड्स वो हम आपको बता दे रहे हैं, वो इसका जो आ रहा है मान वो आ रहा है आपका कितना आ रहा है फ्रेंड्स? इसका जो मान आ रहा है फ्रेंड्स वो लगभग आ रहा है आपका, ये हम कर ही दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम 7 का 3 में करते हैं तो 7 3 का हो जाएगा 21, 21 को 1 और फिर हो जाएगा 7 3 एकने 3 और 7 दूना 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 को 1 हो जाएगा और फिर 2 एकने 2, 2 1 2 1 3 हो जाएगा। अभी हो गया 29। अब इतना का जो गुणा है फ्रेंड्स आप कर लीजिएगा, जो आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो तीसरा भाग दे रहा है इसमें भी हम वही लिखेंगे, कुछ दूसरा नहीं लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसके तीसरे भी भाग को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? वही लिखेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर। तो जो इसमें संख्या दे रहा है फ्रेंड्स वो दे रहा है आपका 8। तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा संख्या दे रहा है वो 9 दे रहा है, तो इसका जो अभाज्य गुणन हो जाएगा वो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो इसको जो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? इसमें देखिए फ्रेंड्स कोई संख्या कॉमन नहीं आ रहा है, किसी संख्या में अगर कुछ कॉमन आया तो मान लीजिए उसमें 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर गुणे 1। और जो तीसरा संख्या है वो दे रहा है आपका 25, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, अर्थात 5 का स्क्वायर और गुणे 1। तो यहाँ से जो HCF हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। बट एलसीएम क्या हो जाएगा? वो जो होता है एलसीएम की परिभाषा वो होता है आपका संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अगर कोई 3 का पावर 2 दिया है या 3 का पावर 3 दिया है तो 3 का पावर 2 को हम छोड़ देंगे या 3 का पावर 3 को हम ले लेंगे। सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम
जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। मैंने आपको उदाहरण के जरिए बताया था कि अगर 2 के पावर 3 दिया हो, कहीं 2 के पावर 2 दिया हो, तो हम 2 के पावर 2 को छोड़ देते हैं, 2 के पावर 3 को ले लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक में। तो जो ये हो जाएगा, अब फिर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 8 हो जाएगा, 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका 8 9 72, और ये हो जाएगा आपका 25। इसको देखिए किस तरह गुणा कर सकते हैं। इसको 25 गुना हो जाएगा 50, 50 को 0, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 25 छका 125, 25 सत्ते 175, 175 5 180, अर्थात जो इसका एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 180, और जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न जो 4 है वो ऐसा कोई पेपर ना बना हो जिस पेपर में यह प्रश्न सम्मिलित ना हुआ हो। तो आप क्या करिएगा कि प्रश्न 4 को कम से कम अधिक बार लगाइएगा, अधिक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और इसमें जो एक फार्मूला होता है मैं उस फार्मूले को बताऊंगा, और उस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये प्रश्न है हर साल किसी न किसी प्रश्न पत्र में सम्मिलित होता है। तो यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से मैं सॉल्व करता हूं, आप उसको देखते जाइए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, और जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो फ्रेंड चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है आपका HCF दे रहा है आपका 306 और 657 का वो दे रहा है आपका 9। और हमें ज्ञात क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ज्ञात करना है आपका इन्हीं संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम 306 कामा 657, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे, आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, या मैं लिख जो रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे अंकगणित, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के प्रयोग से, आधारभूत क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के प्रयोग से, अथवा में लिख सकते हैं कुछ न याद, कुछ न समझ में आए तो लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम लिखेंगे HCF 306 कामा 657 गुणे LCM 306 कामा 657, ये जो होता है बराबर उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जिन संख्याओं का हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं उनका गुणनफल जो होता है फ्रेंड्स उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सो फ्रेंड उन संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, जो कि दे रहा है आपका संख्या 306 और 657, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें HCF ज्ञात है, HCF ज्ञात है, तो HCF का मान यहाँ रख देंगे। तो HCF का जो मान है फ्रेंड्स वो है 9, तो 9 इंटू LCM और 306 कामा 657 बराबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 306 गुणे 657, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से लिख सकते हैं LCM 306 कामा 657 का, ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657, और बटा में हम लिख देंगे कितना 9, ठीक है फ्रेंड। अब इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे LCM
306 657 का जो हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, 9 से काटेंगे। तो इस 9 से बार में देखिए कितना बार कटेगा, क्या है 9 से कटेगा, तो हाँ आपको इस 9 से कटेगा, क्योंकि 3 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, और 9 से इसको काट सकते हैं। तो ये पूरा संपूर्ण संख्या जो है 9 से कटने वाला है। तो आपका कटेगा कितने बार में, इसको काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा 9 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 9 त्रिका 27, बचा 3, 36 हो गया, और 9 चौका 36, तो ये आ जाएगा आपका 34 × 657। अब हम 34 का गुणा कर दे रहे हैं फ्रेंड्स इसमें, तो देखते हैं कितना आता है, साइड में हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 5 7 गुणे 34, तो 7 6 का 42, 42 को 2, 7 7 6 का 42, 42 को 2, 6 5 30, 30 30 4 34 30, नहीं फ्रेंड्स देखिए कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा कितना है, 34 है ना, 36 कहाँ लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा 7 चौका 28, 28 को 8, 4 5 20, 20 2 22 को 2, हाथ में आया 2, 4 6 का 24, 24 2 26, ठीक है फ्रेंड्स। आप 3 का गुणा करते हैं तो 3 7 21, 21 को 1, 3 5 15, 15 2 17 को 7, 15 2 17 को 7, और ये आ जाएगा आपका 6 का 18, 18 एक 18 1 19, 18 1 19, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 2 1 3, 7 6 13, 13 को 3, 9 2 11, 11 1 12 को 2, 1 1 2। सो फ्रेंड जो इसका एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना हो रहा है आपका, एलसीएम जो हो जाएगा इसका 306 और 657 का, वो आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 22,338, 22,338, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। सो फ्रेंड इस प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व करिए, और हो सके तो इस प्रश्न, इस जो फार्मूला है, इस फार्मूले से रिलेटेड कम से कम 2 3 या 4 5 क्वेश्चन जितना भी हो सके आप उसको सॉल्व करिए, ताकि आपको जो फार्मूला है एक अच्छे से याद हो जाए। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब n हमें कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है जिससे जो संख्या में प्राप्त हो उसका इकाई अंक हमें शून्य प्राप्त हो। तो ऐसी कोई संख्या हो सकती है। ऐसा एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम 6 के घाते 3 ले ले रहे हैं, तो क्या होगा कि इसको हम 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो इसको अब जब हम गुणा करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा आपका 6 6 को 36 गुणे 6, अच्छा 6 को 36 हो जाएगा, अच्छा 3 का 18, 18 3 हो जाएगा 21, ये आ रहा है 216। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होगी n, जो कि हमने 3 लिया है, वो कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी जिससे इसका जो इकाई का स्थान है वह शून्य प्राप्त हो, शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो वो कहने का इच्छा यही है कि मतलब यन का ऐसा कौन सा मान लिया जाए कि जो इसका इकाई स्थान प्राप्त होगा वो शून्य पर होगा। तो ऐसी ही संख्याओं का हमें जांच करना है, अगर है तो हम उसको बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसका हल हम किस तरह लिखेंगे। हल में लिखेंगे यदि किसी प्राकृतिक 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 संख्या n के n के लिए 6 के घाते n अंक शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य
विभाज्य होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? इसलिए कर रहे हैं कि यदि कोई संख्या के अंत में इकाई का स्थान शून्य है तो वह 5 से विभाजित होगा। उसको यही बताना चाहता है कि यदि मतलब कोई शून्य संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 से विभाजकता का जब जांच करते हैं तो यह कहते हैं कि किसी संख्या का इकाई स्थान जो है शून्य हो या 5 हो तो वह संपूर्ण संख्या जो होती है वो 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर शून्य पर समाप्त होने से यह पता चलता है कि वह 5 से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्य होगी, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात 6 की घातीय n के 6 की घातीय n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि जब हम 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, बल्कि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? लिखेंगे क्योंकि 6 के घातीय n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको 2 गुणित 3 के पावर n लिख सकते हैं, या 2 के पावर n गुणित 3 के पावर n, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे इसी कारण क्या लिख देंगे फ्रेंड इसमें? इसी कारण 6 की घातीय n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है, 5 नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे? इस कारण 6 के पावर मतलब 6 के घातीय n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती हैं। तो लिखेंगे क्या? अंकगणित की लिखेंगे यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता हमें यह निश्चय कराता है कि 6 के घातीय n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और
और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब अंत में लिख देंगे इसीलिए 6 के घाते n, इसीलिए ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसके लिए 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होगी। प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्रश्न संख्या 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसी को हम आज सॉल्व करेंगे। सो इसको देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स, वो जो संख्या दिया है उसी संख्याओं को हम लिख लेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या जो दे रही है और वो दे रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसका हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स, जो आएगा उसको देखते हैं कितना आता है। तो 11 सते हो जाएगा आपका 77 गुणे 13 प्लस 13। इसी प्रकार इधर देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 7 6 का 42, 7 6 का 42। इधर देखते हैं कितना होगा, 4 5 20, 4 5 20 और 20 दूना 20 तिहाई हो जाएगा आपका 60, 60 दूना 100, 60 दूना 120, ये हो जाएगा 120। क्योंकि एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक को हमने छोड़ दिया ऐसे। तो कितना हो गया था, 4 5 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120, तो 120 हो गया प्लस 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से अब 13 का गुणा 77 में करेंगे। तो 13 का गुणा 77 में करने का आपको हम तरीका भी बताएंगे, आप इसे सीख लीजिएगा ताकि आपको जहाँ भी इस तरह का गुणा करने को मिलेगा आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 का गुणा 7 में करेंगे। तो जो आएगा वो आएगा आपका 3 7 21, 21 को आ गया 1, हाथ में आ गया 2, 2 को किनारे लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे कि 3 का जो है इस किनारे वाले के साथ गुणा करेंगे और जो बीच वाला है उसको बीच वाले के साथ गुणा करेंगे। तो 3 7 21 और 7 1 7 और 21 7 कितना हो जाएगा 28, और 28 जो हुआ था और जो शेषफल बचा था वो 2। तो 28 2 30, 30 को हम लिख देंगे 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हाथ में हमारा शेषफल जो हो गया वो हो गया 3। अब जो साइड वाला है उसको एक साथ गुणा कर देंगे। तो 7 1 7 और जो शेषफल बचा था 3 बचा था, तो 7 3 हो जाएगा आपका 10 और प्लस 13। और इधर देख लेते हैं इधर क्या दे रहा है, या इसको पूरा कर देते हैं कंप्लीट। तो ये हो जाएगा आपका 1001 प्लस 13 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1014। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर हो जाएगा आपका, इधर कितना हो जाएगा, इधर हम करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 को हो जाएगा 4, 0 ऐसा रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24 को 4, हाथ में आयल 2, और 12 चौका 48, 48 दो 50, 48 दो 50 हो गया आप प्लस 5। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 50 मतलब 5000
45। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या, हम इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से ही अब महत्वपूर्ण तथ्य लिखने वाले हैं हम। यहाँ से लिखेंगे क्या, हम इसको ले लेते हैं इस संख्या को, तो इसको स्टार से हम डिनोट करते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि इकाई अंक 4 है। क्या क्या लिखेंगे है फ्रेंड्स, कि 1014 के इकाई अंक 4 है, 4 है, जिससे पता चलता है कि यह सम यह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, विभाजित होगी। और इसको अगर हम जोड़े फ्रेंड्स तो ये कितना आ जा रहा है, लिखेंगे और भी, या इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको और कुछ अगर इसमें ऐड करना होगा तो लिखेंगे क्या फ्रेंड्स, कि 1014 के अंकों का योग कितना होगा, तो 4 1 5 5 1 6, अंकों का योग 6 है, जो कि 3 से विभाजित है, अर्थात यह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित है। अब क्या लिखेंगे, अतः यह लिखेंगे इसलिए यह लिख देते हैं, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि जो 1014 आ रहा है वो इकाई का अंक 4 है, जिससे पता चलता है कि यह संख्या 2 से विभाजित है। क्योंकि दो का जब हम विभाजकता का टेस्ट जब जांच करते हैं, 2 का विभाजकता का जब जांच करते हैं, तो यह देखते हैं कि उसके इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ऐसे जो संपूर्ण संख्या होती है वो 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसका इकाई अंक 4 था, तो इससे हमें पता चल गया कि 2 का जो विभाजकता का जांच है, इससे पता चलता है कि यह संपूर्ण संख्या 2 से विभाजित होगी। तो जब 2 से विभाजित हो जा रही है तो इस जो दिया था जो हमें प्रश्न में, वह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसका हम दूसरे पार्ट को भी कुछ लिखेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसमें आपका दे रहा था कितना, 5045। इसमें लिखेंगे 5045 के इकाई अंक 5 है, 5 है, जिससे पता चलता है कि यह संख्या 5 से भी विभाजित होगी। तो 5 से जब विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब है जो संख्या में ऊपर जो हम इसको सॉल्व करके 5045 लाए थे, वो संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसलिए लिखेंगे हम नीचे, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या। 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 7, जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। इस प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि कह रहा है फ्रेंड, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्योंकि रवि जो है वो मजबूत है सोनिया से, इसलिए वो कम ही समय में वह एक चक्कर लगा लेता है। मान लीजिए कि वो फिर प्रश्न में कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगे? इस प्रश्न में आखिरकार पूछ क्या रहा है? इस चीज को जानने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर अंत में जो प्रश्न में जो लिखा है उसी को हम देखकर यह निश्चय करेंगे कि इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न में अंतिम में लिखा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगे। तो हमें इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक। इस चीज को हम यहीं से निर्णय लेंगे। तो इसमें लिख रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगे, जो कि लघुत्तम समापवर्तक की जो हमने परिभाषा बताया था उसमें बताया था संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला हूँ संबद्ध मतलब प्रत्येक की सब बात हो रही, सभी संख्याओं की बात हो रही। तो इसमें भी वही चीज का ध्यान दे। तो इसमें लिखा है कितने समय बाद वे मतलब दोनों की जब बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा कि हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। अगर यहीं पर प्रश्न में यह कहता है कि कितने समय बाद सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी, पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगी, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, इसको मुझे भी लग रहा था, यहाँ पर स्थान है फ्रेंड्स। तो अगर प्रश्न में यह कहता है कि कितने समय बाद सोनिया या मतलब सोनिया थी और कौन था और रवि था, या इन दोनों में से किसी एक का नाम लेकर अगर प्रश्न में अगर कहता है कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, या किसी एक को कहता है कि कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर वो पहुंचेंगे, तो वहां पर हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पुनः जो दे रहा है उसमें कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ ना ज्ञात करके यहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सोनिया का, हम लिखेंगे सोनिया जो 18 मिनट ले रही है उसका अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो 18 का सोनिया मतलब 18 मिनट ले रही है तो 18 का हम क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसको 2 कितना हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, अब 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार रवि जो ले रहा है कितना समय ले रहा है, वो 12 समय ले रहा है। तो 12 का हम क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। सो आज फ्रेंड्स दिख नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने जो भी बोला है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि 18 का हमने क्या कर दिया अभाज्य गुणनखंड कर दिया, और 12 का कर दिया गया इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का। तो जो एलसीएम होता है फ्रेंड उसकी परिभाषा हमने बताया आपको कि एलसीएम की जो परिभाषा होता है फ्रेंड्स संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ 2 के घात 2 है, तो जो 2 के घात 1 है इसको हम छोड़कर 2 के घात 2 ले लेंगे, और यहाँ पर 3 के घात जो दे रहा है फ्रेंड्स 1 दे रहा है, तो इसको हम छोड़ के 3 के घात 2 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो यहाँ से जो आएगा फ्रेंड्स वो आपका आ जाएगा 36 मिनट, जो कि हमारा उत्तर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड आपको इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में कहा क्या रहा है, क्या चीज़ इसको किस तरीके से इसको हल करना है। सो फ्रेंड अगर इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करने आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसे वीडियो अगर आगे भी अगर चाहिए आपको तो।